हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग इस वीडियो में जुलाई 1830 की क्रांति पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जुलाई 1830 की क्रांति। इसे फ्रांस की जुलाई क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि यह क्रांति फ्रांस में ही हुआ था। इसे फ्रांस की जुलाई क्रांति भी कहते हैं। इससे पहले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख चुके थे कि किस प्रकार से फ्रांस में राष्ट्रवाद को बढ़ाया जा रहा था। थोड़ा सा हम लोग पिछला वीडियो का व्यू ले लेते हैं, ताकि इस जुलाई 1830 की क्रांति पढ़ने में हम लोग को थोड़ा आसान हो जाए। तो किस प्रकार से फ्रांस में राष्ट्रवाद को बढ़ाया जा रहा था और फ्रांसीसी क्रांति जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे, वो किस प्रकार से बुर्बो राजवंश को समाप्ति कर वहाँ सत्ता अपने हाथों में ले लिया था। और फ्रांस की क्रांतिकारी ने फ्रांस में नहीं बल्कि फ्रांस से बाहर यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। और नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किस प्रकार से राष्ट्रवाद को बढ़ाया जा रहा था। कुछ समय बाद नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस की राजा बनता है। और फ्रांस के राजा बनने के बाद इसे 1815 ईस्वी में 4 महाशक्ति मिलकर प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड मिलकर इसे पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जिससे नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है। और यहाँ फिर से फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना हो जाती है। किसको होती है? बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश की स्थापना हो जाता है। और राजा किसे बनाया जाता है? और राजा बनाया जाता है लुई 18वां को। किसे बनाया जाता है? लुई 18वां को। लुई 18वां को। देखिए, पिछला वीडियो वाला शॉर्ट में बता रहे हैं। आप लोग जो नहीं देखे होंगे वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं। तो किसे बनाया जाता है? लुई 18वां को। लुई 18वां कुछ हद तक सही राजा था। ये कुछ संवैधानिक सुधार की घोषणा भी किया था, परंतु 1824 ईस्वी में 1824 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और फ्रांस की राज्य सिंहासन पर बैठता है चार्ल्स दसम। कौन बैठता है? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे पिछला वीडियो में कि लुई 18वां की मृत्यु के बाद 1824 में चार्ल्स दसम राज्य सिंहासन पर बैठता है। यह एक घोर प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश राजा है। इसी के खिलाफ जुलाई 1830 की क्रांति होती है। इसी के खिलाफ फ्रांस की जनता जुलाई 1830 की क्रांति करते हैं। तो यहाँ तक पिछले वीडियो में हो चुका था। तो आज हम लोग यहाँ से चार्ल्स दसम के जुलाई 1830 की क्रांति को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स दसम एक घोर प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश राजा था। क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश राजा था, जो बुर्बो राजवंश का था। और ये फ्रांस का राज सिंहासन पर बैठता है। यह कोई भी संवैधानिक सुधार और लोगों की सुख दुख से इसे कोई मतलब नहीं था। ये कोई भी संवैधानिक सुधार करना ही नहीं चाहता था। इसका एक स्टेटमेंट था चार्ल्स दसम का। इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। क्या बोला इन्होंने? कि मैं अंग्रेजी राजा की तरह शासन करने की भांति लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। यानी इसे किसी भी संवैधानिक सुधार और लोगों की सुख दुख से इसे कोई मतलब नहीं था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घोर प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश राजा था चार्ल्स दसम। इन्होंने 3 नियम पारित किए। वो क्या नियम पारित किया? इन्होंने पहला नियम पारित किया, कुलीन वर्ग को
विशेष अधिकार का दर्जा दिया। क्या दिया? विशेष अधिकार दिया, पहला। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता का इन्होंने हनन किया। क्या किया? नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन किया। तीसरा, इन्होंने क्या किया? तीसरा, इन्होंने प्रेस और भाषण पर पाबंदी लगा दी। क्या कर दिया? पाबंदी लगा दी। कोई भी प्रेस इसके खिलाफ कुछ भी छाप नहीं सकता और कोई भी भाषण नहीं दे सकता। इन्होंने 3 नियम पारित किए और इन्होंने इस नियम को पारित होते ही फ्रांस के लोगों ने घोर विरोध किया। क्या किया? घोर विरोध किया, जिससे इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या हुआ? इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। और इन्होंने 1830 ईस्वी में अपना प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बना देता है। किसे बना देता है? पोलिगनेक को बना देता है, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश राजा। ये बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश राजा। पोलिगनेक ने 4 अध्यादेश को पारित किया। क्या क्या? 4 अध्यादेश। पोलिगनेक 4 अध्यादेश पारित करता है। पोलिगनेक 4 अध्यादेश को पारित करता है। वो 4 अध्यादेश क्या है? देखिए, यहाँ तक तो लिख लेंगे, इसे इरेज करते हैं। इन्होंने 4 अध्यादेश क्या पारित किया? पहला, इन्होंने पारित किया इन्होंने प्रेस की समाप्ति कर दी। क्या किया था? प्रेस को समाप्त कर दिया। दूसरा, इन्होंने क्या किया? दूसरा, इन्होंने प्रतिनिधि सभा, को इन्होंने भंग कर दिया। क्या कर दिया? प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। तीसरा, इन्होंने क्या किया? तीसरा, इन्होंने किया कुलीन वर्ग को, मतदान का विशेष अधिकार दिया। क्या दिया? मतदान का विशेष अधिकार दिया। और चौथा, इन्होंने पारित किया 4था, इन्होंने नए चुनाव की घोषणा की। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्ति कर दी, प्रतिनिधि सभा भंग कर दिया, कुलीन वर्ग को मतदान का विशेष अधिकार दे दिया और नए चुनाव की घोषणा कर दी। तो जाहिर सी बात है कि उसकी फेवर में ही सारा कार्य होगा। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कितना निरंकुश हुआ। तो इन्होंने 4 अध्यादेश पारित किया। इस 4 अध्यादेश को पारित होते ही चार्ल्स दशम का और भी विरोध बढ़ गया। फ्रांस के लोगों ने उसे और भी विरोध करना शुरू कर दी और राष्ट्रवादी इस विरोध में फ्रांस के राष्ट्रवादी और उदारवादी संगठित होकर चार्ल्स दशम का विरोध करना शुरू कर दिया। और 26 जुलाई 1830 ईस्वी को 26 जुलाई 1830 ईस्वी को पेरिस की जनता ने पेरिस की सड़कों पर रात भर स्वाधीनता की नारा
चलता रहा और स्वाधीनता की नारा रात भर पेरिस में गूंजता रहा। इस क्रांति में इस क्रांति में इस क्रांति में विद्यार्थी, मजदूर, किसान, सैनिक सभी ने भाग लिया। सभी ने क्या क्या भाग लिया। और इस क्रांति का नेतृत्व लाफाइते द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा? लाफाइते। किसके द्वारा किया जाता? इस क्रांति का नेतृत्व लाफाइते द्वारा किया जा रहा था। लाफाइते एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी है। इन्होंने फ्रांस की ओर से अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। किसके द्वारा? लाफाइते द्वारा किया जा रहा था। 3 दिन तक घोर विरोध होने के बाद 31 जुलाई को कब 31 जुलाई को चार्ल्स दसम राजगद्दी त्याग देता है और इंग्लैंड चला जाता है। कहाँ चला जाता है? राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला जाता है और यहीं पे बुरो राजवंश की समाप्ति हो जाती है। क्या होता है? बुरो राजवंश की यहीं पे समाप्ति हो जाती है और नए राजवंश की स्थापना होता है। नए राजवंश आर्लियंस वंश। किसके होता है? आर्लियंस वंश। नए वंश कौन? आर्लियंस वंश की स्थापना होता है, जिसका राजा लुई फिलिप को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? जिसका राजा लुई फिलिप को बनाया जाता है। तो ये थी जुलाई 1830 की क्रांति। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से फ्रांस की जनता, फ्रांस की क्रांतिकारियों ने चार्ल्स दसम के विरुद्ध किस प्रकार से क्रांति की, जिससे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, और किस प्रकार से इसका विरोध किया। और फिर वहाँ बुरो राजवंश की समाप्ति होती है और नए राजवंश आर्लियंस वंश की स्थापना होता है, जिसका राजा लुई फिलिप बनता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा। यहाँ तक तो लिख लिए होंगे। जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव, इसका प्रभाव क्या पड़ा? देखिए, इसका पहला प्रभाव यह पड़ा कि जो यूरोप के फ्रांस से बाहर यूरोप के अन्य क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। क्या बढ़ी? राष्ट्रवाद की अलग अलग राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। क्या बढ़ी? राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी और निरंकुशवाद को समाप्त करने की इच्छा जगी और उसका विरोध हुआ। देखिए, इसका क्या बोलते हैं, मेटरनिख ने एक स्टेटमेंट दिया था। मेटरनिख ने एक स्टेटमेंट दिया था कि फ्रांस जब छिकता है तो यूरोप की अन्य राज्यों में, पूरे यूरोप में सर्दी और जुकाम आ जाता है। क्या होता है? सर्दी और जुकाम आ जाता है। ये मेटरनिख का स्टेटमेंट था। तो दूसरा प्रभाव क्या हुआ कि मेटरनिख की जो प्रतिक्रियावादी थी, निरंकुश प्रतिक्रियावादी थी, उसका पराजय हुआ।
क्या हुआ? मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी का पराजय हुई। और क्या हुआ? तीसरा हुआ कि संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार और राष्ट्र की एकीकरण को तेज कर दिया गया। जो संवैधानिक सुधार और राष्ट्र की एकीकरण का जो प्रयास किया जा रहा था उसको तेज कर दिया गया। और चौथा क्या हुआ? जर्मनी और इटली की एकीकरण को तेज कर दिया गया। क्या किया गया? जर्मनी और इटली के एकीकरण को तेज किया गया। तो इस प्रकार से जुलाई 1830 की क्रांति का बहुत ही प्रभाव पड़ा और बहुत से संवैधानिक सुधार और बहुत से कार्य हुए। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जुलाई 1830 की क्रांति तो ये फ्रांस के लोगों ने किस प्रकार से 50 दशक का विरोध किया। तो आई होप इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या थी। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय।